बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वाक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद अमजद भट्ट हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर, जैसा कि आप देख रहे हैं, द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू लर्न एंड प्रिपेयर ट्रांसलेशन। और ये कौन सी ट्रांसलेशन? दैट इज़ इंग्लिश टू उर्दू फर्स्ट ईयर बुक 1 के अतबार से। आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में ये जो इंग्लिश टू उर्दू क्या कहते हैं ट्रांसलेशन है, इसका 15 मार्क्स का जो है वो एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है। 15 नंबर का जो है वो एक ये क्वेश्चन हमें दिया जाता है। और ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए कोइंसिडेंटली हमें बुक 1 के 15 लेसन्स जो हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को इस एतबार से देखा जाए, 15 लेसन्स के एतबार से इसको देखा जाए, तो अंग्रेज़ी के 15 लेसन्स को पढ़ना और फिर उन सब की ट्रांसलेशन को इस तरह से तैयारी के एतबार से देखना कि सबको आपको मेमोराइज़ करना पड़े। अब 15 के 15 लेसन्स को ट्रांसलेशन के एतबार से मेमोराइज़ करना पड़े, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसलेशन को मेमोराइज़ करके, याद करके, रट्टा लगा के अटेम्प्ट करने की जो है वो कोशिश करता है। और इसी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पेपर्स के नज़दीक जाते जाते हैं, एग्ज़ाम्स के नज़दीक जाते जाते हैं, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर सम गेस। वो गेस को देखते फिर चंद वो सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के पीछे भागते नज़र आते हैं। और वो 15 लेसन्स को तैयार करना, उनको प्रिपेयर करना, उनको एक बहुत बड़ा बोझ और नामुमकिन जो है वो एक टास्क की तरह नज़र आता है। तो आज के डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस सारे जो लेक्चर का बुनियादी मकसद अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि हमने सीखना ये है कि हमने ट्रांसलेशन को एज अ स्किल कैसे डेवलप करना है, कि किस तरह हम इसको जब पढ़ें क्लासरूम में एक एक्टिविटी के तौर पे इसे लेके चलें, तो हम क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करें कि उसी एक दफ़ा की पढ़ने के साथ और कुछ हमारा जो करने का काम है उस करने के साथ ये ट्रांसलेशन हमें बेहतर और ज़्यादा मुनासिब अंदाज में हमारे ज़हन नशीन हो जाए, और बाद में हम इसे रट्टा लगाने की बजाय उसको ट्रांसलेशन के स्किल को अप्लाई करते हुए हम बेहतर तौर पर उसको, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। अगर हम ये अप्रोच रखेंगे तो ट्रांसलेशन का ये अंदाज हमें सिर्फ एफएससी तक ही नहीं बल्कि बाद में भी, लाइफ में भी जनरली अगर हमें ये काम करना पड़ता है तो ये हमें वहाँ पे भी मदद देगा। तो हमने बातें दो की लिए स्टूडेंट्स कि हमारी एग्ज़ाम की रेलेवेंस इसकी क्या है, और दूसरा हम इस लेक्चर की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं, इस लेक्चर को समझना, इस लेक्चर को अटेंड करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन दो बातों को जो है वो हमने समझा। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर के 3 नुकात हैं, जिसमें पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन को देखेंगे, समझेंगे, और फिर ऑब्वियसली प्रैक्टिकल हाउ टू अप्रोच इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, हमने इसको अप्रोच कैसे करना है, कौन से मराहल में से गुजरना है कि हम ट्रांसलेशन को ख़ास तौर पे एक स्किल के तौर पर सीख पाएँ, और फिर उस स्किल की बुनियाद पे हम 15 लेसन्स को रट्टा लगाने से बच जाएं और हमारी ज़िंदगी जो है वो रिलेटिवली सुकून में आ जाए। तो तीसरी बात जो है वो दैट इज़ जनरल पॉइंट्स ट्रांसलेशन के हवाले से, विच आर इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द स्किल ऑफ ट्रांसलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसलेशन की जो पहली टाइप है दैट इज़ नोन एज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि हम हर एक लफ्ज़ का जो अमूमी मानी हमारे कल्चर में होता है, हम उस लफ्ज़ को या उस जुमले में मौजूद लफ्ज़ों को उसी अंदाज पर, उसी अमूमी मानी पे जो कि उसका आम मानी होता है, उस पे उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अगर आप देखें, बड़े सादा तरीन जो है वो मिसालें हैं। द कंपनी इज़ एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस। तो ये अगर हम
कंपनी को देखें तो कंपनी की ट्रांसलेशन हम कंपनी ही करते हैं, एक्सपेंडिंग का एक अमूमी तरीन मतलब हम फैलाने से लेते हैं, और ऑपरेशंस का एक मतलब जब ये प्लूरल एस के साथ आए तो हम कार्रवाइयों एक अमूमी मतलब ये लेते हैं। तो इसकी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो ये बनती है कंपनी अपनी कार्रवाइयों को फैला रही है। वर्ड फॉर वर्ड जो है वो ये ट्रांसलेशन है। ये जहन में रखिएगा कि इंग्लिश और उर्दू के सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर का बेसिक फ़र्क है वो आपको इसी जो है वो एक जुमले से नज़र आएगा। अगर आप देखें तो द कंपनी जो है वो इसका सब्जेक्ट है, और जो ये इज़ एक्सपेंडिंग है वो इसका वर्ब है, और ये ऑपरेशंस जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें बुनियादी ये है कि यहाँ पे अगर आप इधर आ जाएं तो ये कंपनी वही जो कि इसका सब्जेक्ट है, लेकिन कार्रवाइयों ये इसका ऑब्जेक्ट है और फैला रही है ये इसका वर्ब है। दैट इज़ द डिफरेंस अंग्रेजी और उर्दू में। बुनियादी सेंटेंस स्ट्रक्चर का फ़र्क ये है कि अंग्रेजी में जो है वो वर्ब पहले आता है और ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो बाद में आता है। तो जबकि उर्दू के जुमलों में सब्जेक्ट फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो हम जुमले के इख्तिताम पर यूज़ करते हैं। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन को अगर आप स्किल के तौर पे देखते हैं तो ये चीज़ जब आप आगे चल के मुख्तलिफ मराहल की जब हम बात करेंगे ये आपके मदद को आ सकती है। फिर नेक्स्ट है द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की अमूमी ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट्स हम मुलाज़मीन करते हैं। ट्रेनिंग जो है वो उसकी अमूमी ट्रांसलेशन हम तरबियत करते हैं। प्रोवाइड की जो है वो हम अमूमी ट्रांसलेशन जो है वो हम फराहम करना करते हैं। तो द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, इसका मतलब ये है कि कंपनी मुलाज़मीन को तरबियत फराहम करेगी। सो एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड इसकी ट्रांसलेशन है। और जब हम जो अमूमी तरीन मतलब है एक लफ्ज़ का मतलब ये एक और मैं चीज़ ये जो अगर हम इस एंगल से देखें ट्रांसलेशन के एंगल से, ये इंग्लिश है तो ये हमारी है सोर्स लैंग्वेज। इसको हम कहेंगे सोर्स लैंग्वेज, यानी कि यहाँ से हमने लफ्ज़ों को पकड़ना है और उसकी जो टारगेट लैंग्वेज है जिसमें हमने उसको लेके जाना है, दैट इज़ टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट जो सोर्स लैंग्वेज है उसके लफ्ज़ों का टारगेट लैंग्वेज में जो आम तरीन और अमूमी तरीन मतलब होता है, उस लिहाज से अगर जुमलों को ट्रांसलेट किया जाए तो दैट इज नोन एज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। इसको हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ट्रांसलेशन की जो दूसरी टाइप है दैट इज फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन लाइक सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन या इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, जिसमें हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो कि एक अमूमी सोर्स लैंग्वेज के वर्ड्स की, अल्फाज की टारगेट लैंग्वेज में जो अमूमी तरीन या आम तरीन ट्रांसलेशन होती है उस पर नहीं जाते, बल्कि हम जुमले की सेंस के मुताबिक और कल्चरल डिफरेंस को सामने रखते हुए हम जो है वो टारगेट लैंग्वेज को एडजस्ट करते हैं। यानी कि उर्दू को अपने कल्चर के एतबार से और उर्दू को के जुमले को उर्दू के सही जुमले की स्ट्रक्चर के एतबार से और उसके मुहावरे के एतबार से हम उसे एडजस्ट करते हैं। फिर हम अंग्रेजी के मुहावरे को जो है वो अंग्रेजी के मुहावरा या अंग्रेजी की सेंस को कुर्बान करते हुए उर्दू में जो ज्यादा बेहतर तरीके से सेंस कन्वे की जा सकती है उस पर लेके जाते हैं और उसी उर्दू की लैंग्वेज में ही उस मुहावरे को ट्रांसलेट करते हैं, ना कि उसके वर्ड फॉर वर्ड पे जो है वो जाएंगे। इसकी मिसालें हमारे सामने हैं, ये अब हम देखते हैं। अब आप देखें कि फ्री ट्रांसलेशन में ये वही जुमला है, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस, पहले वही है। तो अगर हम इसको देखें तो आप देखें कंपनी अब ऑपरेशंस की एक मुनासिब ट्रांसलेशन, ज्यादा बेहतर और मुनासिब इस सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में जो है वो कारोबार है। वो क्या कहते हैं कि इख्तियारात की बजाय, कार्रवाइयों की बजाय ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे कारोबार है। और जो एक्सपेंडिंग है उसको फैलाने की बजाय जो है वो फैलाना भी लिखा जा सकता है, लेकिन वुसअत भी जो है वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये हमने सिर्फ एक लफ्ज़ को बुनियादी तौर पे चेंज किया जो कि उर्दू के सेंटेंस की स्ट्रक्चर और उर्दू के कल्चर की
मानवियत के एतबार से ज़्यादा मुनासिब है और ज़्यादा समझ में आएगा उर्दू लैंग्वेज वालों को। तो ये इसलिए ये कहलाएगी फ्री ट्रांसलेशन। और उसी तरह द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। तो हमने क्या कहते हैं कि बाकी जो है वो हमने तकरीबन सारी चीज़ें वही रखी हैं, लेकिन सिर्फ ये जो प्रोवाइड है उसका हमने फराहम करना लिखा था पहले, लेकिन जो कि उसका एक लिटरल मीनिंग बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमने हल्की सी चेंज की, दैट इज़ तरबियत के बाद देगी, और ये देगी तरबियत के साथ ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा आम फहम और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा फ्लुएंट है। तो ये जब हम डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करते हैं, एक सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में लेके जाते हैं, तो हमारे बुनियादी तीन टारगेट्स में क्लैरिटी, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी, तीन अल्फाज जहन में रखिएगा, क्लैरिटी, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी। यानी कि फ्लो, तवातर कैसा है और उसमें क्लैरिटी, साफपन कैसा है उसका, उसमें वजाहत कितनी छुपी हुई है, कितना वो आसानी से समझ आ जाने वाला है और कितना वो एक्यूरेट है, दुरुस्त है। तो लिहाजा क्या कहते हैं कि ये दो तरह की ट्रांसलेशन हैं। अभी हमारे पास कुछ और भी इसकी मिसालें हैं फ्री ट्रांसलेशन की, वो हम देखते हैं। तो फ्री ट्रांसलेशन की फॉर एग्जांपल हमारे पास ये खास तौर पे मुहावरतन के अंदाज से देखा जाए तो ब्रेक अ लेग की अगर हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे चले जाएं तो ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा, ब्रेक अ लेग से मुराद एक टांग तोड़ दो। तो ये तो एक्चुअली इसका मतलब यहाँ पे हरगिज नहीं है। ब्रेक अ लेग से मुराद यहाँ पे यकीनी तौर पे क्या है, मुहावरतन या सेंस वाइज दैट इज अच्छी कारकर्दगी दिखाओ। तो ये बिल्कुल एक मुहावरे के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका वर्ड फॉर वर्ड के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। और फिर इसी तरह इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन करें वर्ड तो कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है, विच इज हाईली इनअप्रोप्रिएट, फनी, रादर एब्सर्ड। तो क्या कहते हैं कि इसका मुहावरतन क्या है, फिर मूसलाधार बारिश हो रही है। ये इसकी इडियोमेटिक ट्रांसलेशन है और जो कि स्टैंडर्ड, जो एक्यूरेट है और जो क्लियर है और जो फ्लुएंट है। और फिर उसी तरह से डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, जितना तुम चबा सकते हो उससे ज्यादा बड़ा नवाला मत लो। अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा। हालांकि ये भी एक मुहावरा है इसमें, तो इसका सही जो तर्जुमा है मुहावरतन वो ये है, अपनी सलाहियत से ज्यादा या अपनी सलाहियत से ज्यादा बड़ा या अपनी सलाहियत से ज्यादा मुश्किल काम शुरू मत करो। तो ये इसकी जो है वो मुहावरतन जो है वो ट्रांसलेशन है। इन दो टाइप्स का डियर स्टूडेंट्स इदराक होना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम ट्रांसलेशन से मुराद हरगिज़ ये नहीं ले सकते कभी भी कि हमने हमेशा जो हमारी सोर्स लैंग्वेज है उसको टारगेट लैंग्वेज में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ही लेके चलना है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ट्रांसलेशन क्यों की जाती है उसकी बुनियादी मकासद की ही ये वायलेशन हो जाएगी। तो ये जानने के बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम अपनी असल बात पे आते हैं, एंड दैट इज हाउ टू अप्रोच इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। डियर स्टूडेंट्स उसका पहला मरहला है प्री लेक्चर। लेक्चर से पहले तालिब इल्म को क्या करना है, ये जो काम किया जाना है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंडेटरी है, ये लाजिम है। ये इसलिए लाजिम है क्योंकि ये जो स्टेप्स अभी हम पढ़ेंगे ये आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बना कर देंगे, यानी कि ये आपका एक नोन फ्राहम करेंगे और ये आपको एक खास एनक प्रोवाइड करेंगे, एक खास एंगल प्रोवाइड करेंगे कि जिस एंगल पर या जिस एनक से आपने जो है वो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को देखना है और समझना है। इसकी अहमियत डियर स्टूडेंट्स ये है। और क्या कहते हैं कि एक अमूमी मिजाज जो तालिब इल्मों का देखा गया है ट्रांसलेशन के एतबार से,
वो ये है कि उन्हें लगता है तालिब इल्मों को ज़्यादातर, और इसमें मैं समझता हूँ बहुत सारे अच्छे बच्चे भी शामिल हैं, कि उन्हें लगता है क्योंकि हमारे पास एक हेल्पिंग बुक मौजूद है तो ट्रांसलेशन का जो लेक्चर है उसको अगर मैं इतनी तवज्जो नहीं भी दूंगा, उसका मतलब क्या कहते हैं, मैं अगर इतना अटेंटिव नहीं भी हूँगा तो लिहाजा मुझे इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो याद रखें कि ऐसा तालिब इल्म जो है अपनी ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियां छोड़ के जाता है, ये इनएविटेबल बात है। और क्या कहते हैं, जब वो गलतियां छोड़ेगा तो अल्टीमेटली उसके नंबर्स पर, एग्रीगेट नंबर्स पर, कुल नंबर्स पर उसका फर्क पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि आप अपने इस माइंडसेट को साइड पे कर दें कि आपके पास एक हेल्पिंग बुक या 2 हेल्पिंग बुक या 3 हेल्पिंग बुक्स हैं। मसला असल में इसमें यह भी है कि जो ट्रांसलेशन का लेक्चर होता है अमूमी तौर पे, वो टेक्निकली एज इंटरेस्टिंग इन अ वे जैसा कि केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का लेक्चर हो सकता है, जिसमें एक राइज एंड फॉल आता है, जिसमें टीचर एक कॉन्सेप्ट में बच्चे को ट्रैप करता है और फिर रिलीज करता है, जिससे क्या कहते हैं लेक्चर में एक इन्वॉल्वमेंट का, अटेंशन का जो अंदाज है वो फितरी तौर पे उसका बच्चे का बना रहता है। वो ट्रांसलेशन में उस तरह से नहीं होता। ये इसकी टीचिंग की एक शॉर्ट कमिंग है, लिमिटेशन है, बल्कि मैं कहूंगा कि लिमिटेशन है। तो ये इस लिमिटेशन को भी इस प्री लेक्चर एक्टिविटी के साथ डियर स्टूडेंट्स आप कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये करेंगे तो आपका लेक्चर में इंटरेस्ट भी जो है वो नेचुरली बना रहेगा। और दूसरा बड़ा फायदा ये कि इससे आपको ट्रांसलेशन को स्किल के तौर पर सीखने में बहुत ज्यादा मदद फराहम होगी, क्योंकि लर्निंग की हमेशा बुनियाद जो है वो नोन से अननोन की तरफ होती है। अगर 40 मिनट या 45 मिनट के लेक्चर में सारी चीज ही एकदम से अननोन आ जाए, सारी चीज ही एकदम से नहीं आ जाए, और सारी ही चीज एक ही अंदाज की, एक ही पेस की आ जाए, और उसमें कोई ट्रैप एंड रिलीज ना हो, तो बच्चा उसमें अपना इंटरेस्ट खो सकता है। तो इसलिए अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए और अपनी लर्निंग को सॉलिड फाउंडेशन देने के लिए ये प्री लेक्चर का जो स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है। तो ये करना क्या है हमने माफ कीजिएगा। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप है प्री लेक्चर में डियर स्टूडेंट, दैट इज रिव्यू द टेक्स्ट। रिव्यू द टेक्स्ट में किन चीजों को आपने देखना है, वो है बेसिक इंट्रो। अब ये बेसिक इंट्रो की 2 प्लेसेस हो सकती हैं। वो आपकी एक हेल्पिंग बुक है, उसको जरूर यहाँ पे बेसिक इंट्रो के लिए आप कंसल्ट करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में भी हल्का फुल्का तारुफ उसका जो है वो दिया होता है, लेसन्स वगैरह का, पोइम्स का खास तौर पे, उसको जो है वो आप दे सकते हैं। और ऑब्वियसली तीसरा सोर्स इसका आपके लेक्चर होंगे, टीचर भी आपको इस लेक्चर के बारे में बेसिक इंट्रो देते हैं। फिर दूसरी चीज जो रिव्यू द टेक्स्ट के हवाले से है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द ट्रांसलेशन रीडिंग। जो आपके पास हेल्पिंग बुक है डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग बुक में उस लेसन की सारी ट्रांसलेशन गिवन होती है। तो आप अगर ये कहीं कर जाएं कि लेक्चर के शुरू होने से पहले जिस तरतीब के साथ क्लासेस में आपके लेक्चर चल रहे हैं, तो आप लेक्चर्स के उस लेसन के लेक्चर शुरू होने से पहले उसकी ट्रांसलेशन जो कि सिर्फ उर्दू, वो महज आप एक दफा पढ़ लें। सो उससे भी आपकी जो उस लेसन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। और इसको मैं एक और चीज के साथ डियर स्टूडेंट्स जो है वो रिलेट करूंगा। हमारा एक लेक्चर है कि जिसमें हमने सीखा हाउ टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, और हाउ टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारी एक बुनियादी बात हमने ये की थी कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 3 स्किल्स को टेस्ट करता है, कॉम्प्रीहेंशन, मेमोरी और राइटिंग स्किल्स को। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इन दोनों पहले जो, और ये तीसरा भी जो अभी हम बात पढ़ेंगे, इससे आपकी कॉम्प्रीहेंशन की और मेमोरी की, दोनों की जो फाउंडेशन है वो सॉलिड बनेगी। और राइटिंग में भी इनडायरेक्टली सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बार बार पढ़ने से आपके जहन में सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज से इंप्रिंट हो सकती है। इसका एक फायदा कॉम्प्रीहेंशन और मेमोरी के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। तो ट्रांसलेशन की रीडिंग जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, कॉम्प्रीहेंशन को एनहांस कर सकती है और ज्यादा बेहतर अंदाज से उसको स्ट्रक्चर कर सकती है। और तीसरी बात कि अगर आप ये भी कर लें कि जो आपके पास इंग्लिश की
की वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सारी इंग्लिश जो है वो महज एक दफ़ा जो है वो पढ़ें, लेकिन उस पढ़ने के दरमियान करे क्या, ये हमारा दूसरा है, दैट इज मार्क अनसर्टेनिटीज। पढ़ें तो सही, लेकिन महज पढ़ना फॉर द सेक ऑफ पढ़ना नहीं है, बल रीडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं है, बल्कि उस दौरान आप क्या करें, अंडरलाइन और हाईलाइट डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के पढ़ते हुए जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, डिफिकल्ट फ्रेजेस लग रही हैं और जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस लग रहे हैं, महज आप उनको एक दफा हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें। ये अगर आप कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो अगले आने वाले मरहले में आपको ट्रांसलेशन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस मरहले में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग की, आपने अपनी कॉम्प्रीहेंशन की बुनियादी जो है वो बुनियाद रख ली है, आपने उसकी फाउंडेशन जो है वो रख ली है, जिसके ऊपर अब इमारत बिल्ड करना ज्यादा आसान हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्री लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम लेक्चर में बैठेंगे, लेक्चर के फेज में बैठेंगे, तो तब हमने क्या करना है ये अब हम सीखते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहली जब हम लेक्चर को ले रहे हो और उस्ताद गिरामी जो भी आपके क्लास टीचर हैं वो आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो आपने पंक्चुएशन और ख़ास तौर पे उससे भी बढ़ के कि जो वो जुमला ट्रांसलेट करने से पहले किस तरह से जुमले के को सेगमेंट बाय सेगमेंट ट्रांसलेशन करते हैं, किस तरह से वो सेंटेंस को पहले ब्रेक डाउन करते हैं और उसके को पहले पूरा जुमला बनाने से पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं। ये सबसे पहले आपने सीखना है या इस पे फोकस करना है कि जुमला किस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट्स में टीचर ब्रेक डाउन करते हैं, इससे पहले कि वो उर्दू का पूरा जुमला बनाए। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेंटेंसेस है इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स मींस फ्रेजेस और वर्ड्स में, और फिर उसकी खास तौर पे पंक्चुएशन के एतबार से उसकी ट्रांसलेशन में जो फर्क आ सकता है उसके एतबार से जो है वो आपने देखना है। इसकी हमारे पास आगे मिसालें भी हैं, वो भी हम उस पर देखेंगे, इसकी मजीद वजाहत आपको आगे मिल जाएगी। फिर दूसरा काम जो आपने करना है दैट इज राइट डाउन द मीनिंग। मीनिंग मीन्स उर्दू के, और ऑब्वियसली ये उर्दू के लिखने का एक मकसद ये है कि जब आप एक दफा लिख लेंगे अपने हाथ से तो वो ज्यादा बेहतर तौर पे आपके माइंड में इंप्रिंट हो जाएगा। दूसरा इसको लिखने का मकसद डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब आप बहुत सारे हमारे आजकल के जो बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी मदर टंग से बहुत दूर हो गए, तो उनकी जो है वो उर्दू की जो इमला है वो निहायत ही जो है वो क्या कह लें कि इम्प्रूवमेंट के काबिल है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप लिखेंगे और उस्ताद गिरामी अगर लिखा रहे हैं तो आप लिखेंगे तो उससे आपकी जो इमला है वो बेहतर होगी। और ये भी एक गलती है जो कि स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन में लिखते हुए कर जाते हैं, उससे भी आप मिनिमाइज कर लेंगे। दूसरी चीज जिसका कि एक अलहदा से आपको पता है कि हमारे क्वेश्चन में वो सिनोनिम्स आप जो है वो साथ साथ भी दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सिनोनिम्स अगर आप साथ साथ लिखें तो एग्जैक्टली उनका भी यही फायदा है जो कि मीनिंग को लिखने का है, लेकिन समटाइम्स कुछ बच्चों का लिखने में जो वक्त ज़ाया होता है या लिखने में माजरत के साथ वक्त ज़ाया होने की बजाय ये कहना चाहिए कि लिखते हुए जो वक्त लगता है उस वक्त लगाने के दौरान वो टीचर की बात सुनने से थोड़ा महरूम हो जाते हैं। तो अगर ये मसला ज़्यादा आ रहा है कि फोकस नहीं हो पाता और टीचर आगे निकल जाते हैं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि या तो अपने उस्ताद गिरामी से रिक्वेस्ट कर लें कि थोड़ा पेस को जो है वो कंट्रोल करने के हवाले से, या फिर जो है वो सिनोनिम्स में आप सारे ना लिखें, जो 3-4 टीचर बता रहे हैं उसमें से जो सबसे मुश्किल लगता है वो लिख लें। उसका जो है वो दूसरी बेटर मैनेजमेंट जो है वो ये हो सकती है। तो आप इसी तरह उर्दू की जो है वो वर्ड्स और फ्रेजेस के जो है वो मीनिंग आप लिख लें जो उर्दू के हैं, और सिनोनिम्स को किस तरह से मैनेज करना है इस पे हमने बात की। तीसरी बात डियर स्टूडेंट जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर जब आप करेंगे दैट इज नोट हाउ उर्दू सेंटेंसेस आर रिकंस्ट्रक्टेड।
पहले स्टेप में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रेक डाउन हुआ। तो जब वो ब्रेक डाउन हो गया तो अब आपने ब्रेक डाउन करके आपको उस्ताद ग्रामी ने मीनिंग लिखा दिए, सिनोनिम भी बता दिए। अब तीसरे स्टेप पे जब वो पूरा जुमला पूरी तरह से एक प्रॉपर उर्दू का जुमला बन के रिकंस्ट्रक्ट होना है, तो अब आप देखेंगे कि वो जो पहले ब्रेक डाउन हुए थे सेगमेंट्स, अब कौन सा सेगमेंट किस जगह पे उर्दू में फिट हुआ है। आपको अंग्रेजी और उर्दू दोनों की स्ट्रक्चर में फर्क जो है वो नजर आएगा। आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि उर्दू का बेहतर जुमला बनाने के लिए, मानी जो है वो बेहतर कन्वे करने के लिए, एक्यूरेसी देने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, फ्लुएंसी देने के लिए कैसे जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको भी जो है सेगमेंट बाय जो है सेगमेंट आप ध्यान देंगे। और मैं ये एक रेकमेंड करूंगा, अगर आप ये कर सकते हैं तो जो सेगमेंट पहले आए उस सेगमेंट को अंडरलाइन करके 1 उसके नीचे लिखें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं ये सेगमेंट फर्स्ट कर लें पहले आना, तो इसके नीचे मैंने 1 लिख लिया। जो सेगमेंट जो है वो दूसरे नंबर पे आना है उर्दू के जुमले में, उसको जो है वो ऐसे अंडरलाइन करके फर्स्ट कर लें 2, इस तरह से लिख लिया। इसका मतलब है कि ये दूसरे नंबर पे आएगा, और जो फर्स्ट कर लें तीसरे नंबर पे आएगा उसके अंडरलाइन करके उसके नीचे 3 मार्क कर लें। तो इससे आपको एग्जैक्टली बाद में भी जब आप घर जाके उस पे वर्क करेंगे तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आपने कौन सा सेगमेंट कहां पे उर्दू का बेहतर जुमला कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लेस करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा जो चौथा मरहला है, या चौथा काम जो है वो जहां इसी हम प्रोसेस के दरमियान जिस पे हम तवज्जो दे रहे होंगे, दैट इज पे स्पेशल अटेंशन टू इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, कि हम अपने जो अंग्रेजी के मुहावरों की उर्दू में तर्जमा है उसको हम खास जो है वो तवज्जो देंगे, ताकि हम कहीं मुहावरों का वर्ड फॉर वर्ड या लिटरल ट्रांसलेशन ना कर दें। ये तो निहायत ऑब्जेक्शनेबल और टेक्निकली गलत बात हो जाएगी और इसका सारा डिसएडवांटेज जो है वो स्टूडेंट को जाएगा। तो वो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को टीचर्स नोट भी करवाते हैं, उनको नोट भी करें। फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे होते हैं जिनका जो है वो डिफरेंट मीनिंग होता है और वो बच्चों को बहुत दफा पता भी नहीं लगता और वो उसको लिटरल मीनिंग में ट्रांसलेट कर देते हैं। और फिर बहुत दफा स्लैंग वर्ड्स होते हैं जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में, सोर्स लैंग्वेज में और मतलब दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं टारगेट लैंग्वेज में वो और मतलब देते हैं। उनको भी जो है वो ध्यान से देखा जाना जरूरी है। फिर जो इसके अलावा, इसके साथ काम है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के अलावा, कि ये भी देखें कि फ्री ट्रांसलेशन करते हुए टीचर जो है वो जुमले की स्ट्रक्चर और सेंस को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं उर्दू में, किस तरह से जो जुमला जो है अंग्रेजी का जब उर्दू में ट्रांसलेट होता है तो क्या उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्या उसमें सेंस के मतलब के एतबार से क्या एडजस्टमेंट्स होती है, ये भी आप नोट करेंगे। मैं यहाँ पे एक बात फिर ये कहना चाहूंगा, अगर आपने प्री लेक्चर फेज नहीं किया तो ये याद रखें कि ये करना आपके लिए निहायत बोरिंग और तकरीबन नामुमकिन रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। सो लिहाजा प्री लेक्चर जो फेज है उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, ताकि ये फेज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होके जो है वो आपके सामने है। फिर जो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जो इस लेक्चर फेज का आखिरी जो पॉइंट है, दैट इज राइट डाउन उर्दू वर्ड्स यू थिंक यू आर अनश्योर ऑफ स्पेलिंग करेक्टली। हमने बात पहले भी की है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसे दोबारा मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जब आप टारगेट लैंग्वेज में गलती करेंगे, उसके राइज रस्मुल खत के हवाले से, उसके हिजों के हवाले से, उसके स्पेलिंग के एतबार से, तो इसका डिसएडवांटेज यकीनी तौर पे आपको एग्जाम में मिलेगा। तो उसका तरीका यही है कि जब आपको क्लास में उसका मतलब लिखवाया जा रहा है तो आप उसको एक दफा अपने हाथ से लिखकर देख लें, ताकि वो आपके ज़हन पर बेहतर तौर पे इम्प्रिंट रह जाए और उसकी गलती के चांसेस कम हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, ये दिस वाज ऑल लेक्चर फेज। तो इसको अब हम इन सारी चीजों को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे जुमला है, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स। तो अब यहाँ पे इस जुमले को ट्रांसलेट करने से पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान है, क्योंकि इस सवालिया निशान ने इस जुमले की ट्रांसलेशन का पूरी टोन ही, उसका पूरा मिजाज ही बदल देना है।
सो इफ यू इग्नोर दिस साइन ऑफ पंक्चुएशन, आप इस जुमले की ट्रांसलेशन जो है, इसकी ट्रांसलेशन एक इंपेरेटिव, एक हुक्मिया जुमले के तौर पर करेंगे, जबकि ये जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है ये हमें चीख चीख कर कह रहा है कि हमने इसकी ट्रांसलेशन एक सवालिया फिक्रे के तौर पे करनी है। ये छोटी सी बात अगर आप मिस करते हैं, पंक्चुएशन का ये छोटा सा साइन अगर आप मिस करते हैं, तो ये इतनी बड़ी गलती आपकी ट्रांसलेशन में आ सकती है। तो ये एक छोटी सी बात, और इसको हम आगे ब्रेक डाउन भी करते हैं, फिर हमें रिकंस्ट्रक्ट भी करेंगे जो हमने पहले बातें की। दूसरा जुमला देखिएगा कि वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स हुज ब्रांचेस रीच्ड towards the blue depth of the sky or the white cloud that was now gone। काफी लंबा, hefty, healthy, long sentence है। तो इसको भी कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना है, पहले ब्रेक डाउन करना है, फिर रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो हम वन बाय वन पहले जुमले की बात करते हैं। तो उसी तरह से हम उसे सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये है यूज टू कम, और फिर उसके बाद है हंट फॉर, और फिर जो है वो रिमेंबर। तो रिमेंबर सवाल तो हमने इसको कैसे ट्रांसलेट किया, उस आखिरी सवालिया फिक्रे की इसकी वजह से कैसे ट्रांसलेट किया, हमने किया क्या तुम्हें याद है। तो अगर ये नहीं हम इसको समझेंगे तो हम इसकी कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे याद करो, और ये याद करो और क्या तुम्हें याद है, ऑब्वियसली इसमें ट्रांसलेशन में बड़ा फर्क है। फिर यूज टू कम, यूज टू जो है वो रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट होता है, तो आया करते थे, इसकी ट्रांसलेशन है। और हंट फॉर स्क्वायरल्स, गुलहरियों का शिकार करने, हंट फॉर का मतलब है शिकार करना। तो ये हमने इसको डीकंस्ट्रक्ट किया, हमने इसको ब्रेक डाउन किया और उसके स्मॉलर पार्ट्स में और उसकी पंक्चुएशन पर जो है वो ध्यान दिया। इसी तरह जब हम अगले जुमले की तरफ जाते हैं जो कि खासा तवील है, सो उसके सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर हम देखें तो जैसे ये देखिएगा कि लिम्बलेस ट्रंक्स, लिम्बलेस ट्रंक्स का मतलब क्या है, बगैर शाखों के तने। लिम्बलेस मींस ब्रांचलेस, और ट्रंक्स जो है वो तने को कहते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन ये बनी बगैर शाखों के तने। और फिर टॉल स्ट्रेट पाइन्स, इसका क्या मतलब हुआ, ऊंचे, टॉल स्ट्रेट सीधे स्नोबर के दरख्त, पाइन स्नोबर के दरख्त, तो लिहाजा टॉल स्ट्रेट पाइन्स, ऊंचे सीधे स्नोबर के दरख्त। और फिर एक नेक्स्ट फ्रेज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई। ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई से क्या मुराद है, नीले आसमान की गहराई या नीले आसमान की वुसअत। तो ये इसकी जो है वो ट्रांसलेशन होगी। और फिर आखिरी जो एक क्लॉज है, दैट वाज नाउ गॉन, जो अब जा चुका था या जो अब नहीं रहा था। तो ये हमने इसको डीकंस्ट्रक्ट कर लिया डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको सेगमेंट बाय जो है वो सेगमेंट जो है वो इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब जब हम इस पे आएंगे, इसका पूरा जुमला बनाने की तरफ आएंगे, तो अब देखते हैं कि हम इसका पूरा जुमला कैसे बनाते हैं। रिमेंबर व्हेन यू यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, क्या तुम्हें वो वक्त याद है, रिमेंबर की ट्रांसलेशन ये वन हो गया। क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब हम गुलहरियों का शिकार करने यहां पर आया करते थे। जब हम, व्हेन वी हंट फॉर स्क्विरल्स, गुलहरियों का शिकार करने, यूज्ड टू कम हियर, यहां पर आया करते थे। दैट वाज द थिंग जो मैं आपको बता रहा था कि आप जुमले, उर्दू के जुमले को सुनते हुए अंग्रेजी के जुमले को अंडरलाइन करके मार्क कर लें कि उर्दू का जुमले में जब ये ढलेगा अंग्रेजी का सेंटेंस, तो पहले कौन सा लफ्ज या फ्रेज ट्रांसलेट होगी, दूसरे नंबर पे कौन सा और तीसरे नंबर पे कौन सा होगा। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपको बाद में कंसल्ट करने में, उर्दू का बेहतर जुमला बनाने में मदद दे सकती है। अगर ये आप कर सकते हैं तो कर लें, अगर ये नहीं तो फिर आप अगर बेहतर तौर से टीचर के लेसन को तवज्जो दें और बाद में जो हमने तीसरा फेज डिस्कस करना है उसमें बेहतर से कर लें, तो तब भी आपकी बेहतर हो जाएगी। दिस इज जस्ट एन एडिशनल टिप, अगर आप इसे कर सकते हैं तो ये बेटर है, अगर नहीं तो इसका सिर्फ ये कि आपकी रिवीजन, रिकॉलिंग जरा ज्यादा आसान हो जाएगी, ये ज्यादा इसका आपको इफेक्टिव हो सकती है रिवीजन और रिकॉलिंग में। फिर इसके बाद ये जो नया हमारा दूसरा सेंटेंस है जो खासा तवील था, इसको अगर हम देखें, वी रीच द limbless trunks of these tall straight pines whose branches reach toward the blue depth of the sky or the white cloud that was now gone। फिर हम उन ऊंचे सीधे स्नोबर के दरख्तों के, टॉल स्ट्रेट पाइन्स, ये दैट इज वी, तो हम हो गया वन, ये टू हो गया। सो फिर आगे है जी दरख्तों के
लिम्बलेस ट्रंक्स, बगैर शाखों वाले तनों, रीच तक पहुंचे, हुज ब्रांचेस, अब यानी कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ, और फिर क्या कहते हैं जी, पहुंचे जिनकी शाखें नीले आसमान की गहराई तक, ये दैट इज 5, और द वाइट क्लाउड, या सफेद बादल तक, दैट वॉज नाउ गॉन, जो कि अब जा चुका था या जो अब नहीं रहा था, दैट इज द 6। तो ये इसकी डीकंस्ट्रक्शन और उसकी रिकंस्ट्रक्शन दोनों हमने देखी। तो तर्जुमा इसका ये हुआ, हम उन ऊंचे सीधे सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों वाले तनों तक पहुंचे जिनकी शाखें नीले आसमान की गहराई या वुसत तक पहुंच रही थीं, या सफेद बादल तक जो कि अब जा चुका था या जो अब नहीं रहा था। सो दैट्स हाउ आप प्रैक्टिकली इसको फोकस कर सकते हैं। ये अंडरलाइनिंग अगर आपके लिए मैनेजेबल है, सो दिस इज एन एडिशनल हेल्प फॉर यू इन मैनेजिंग ट्रांसलेशन इवन आफ्टर यू हैव टेकन द लेक्चर। लेकिन अगर नहीं तो फिर सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें और सिंपली उसके ब्रेक डाउन को रिकंस्ट्रक्ट होते पे तवज्जो दें, और बाद में जब आप घर जाके रिकॉल करेंगे तब भी आप उसको बेहतर तौर पे मैनेज कर लेंगे। फिर ये स्टूडेंट एक और मिसाल इस तरह की माफ कीजिएगा, आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल इन अ माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे। सो अब अगर हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करें, अ सॉल्ट क्रिस्टल इज नमक की कलम, नमक की एक कलम, और बीइंग वॉश्ड अवे से मुराद है घुलती हुई या तहलील होती हुई। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है वॉश्ड अवे। ये क्या कहते हैं कि इसका हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, मतलब धुलने का यहां पे हम नहीं कह सकते, धुलती हुई नहीं कह सकते, ये घुलती हुई है या तहलील होती हुई जो है वो इसकी ट्रांसलेशन है। ये इडियोमैटिक सेंस में या मुहावरतन सेंस में हम इसको इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक एंड हिज लेग्स फ्लू अप। तो यहां पे टेक ऑफ फुल ब्लास्ट क्या है? टेक ऑफ फुल ब्लास्ट एक मुहावरा है और इससे मुराद है पूरी रफ्तार से भागना, पूरी रफ्तार से फरार होना या भागना। तो इसको हम टेक ऑफ का मतलब तो वो प्लेन के लिए अमूमी तौर पे होता है कि जहाज के उड़ने के लिए, तो ये हम उड़ाएंगे नहीं बच्चे को, इसको मुहावरतन समझते हुए जो है वो हम ये लिखेंगे पूरी रफ्तार से भागना। सो फिर ऑन द साइडवॉक जो है, तो ऑन को अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो राहदारी पर नहीं होगा, ये राहदारी में होगा। सॉरी, ऑन द साइडवॉक ये है, तो राहदारी में ये है। और फिर क्या कहते हैं, ऑन हिज बैक, दैट इज उसके लिए हम कहेंगे पुश्त के बल। तो ये उर्दू में उसकी एडजस्टमेंट है, ये फ्री ट्रांसलेशन की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मुहावरे को और फ्री ट्रांसलेशन को हम किस तरह से एक इन जुमलों में हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पहला जुमला, आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल इन अ माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे। मुझे महसूस होता है, आई फील लाइक, मुझे महसूस होता है जैसा कि मैं, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, एक पहाड़ी नदी या चश्मे में, 1 2, और फिर है में घुलती हुई, तहलील होती हुई, एक नमक की कलम हूं, दैट इज 4। सो ये इसकी डीकंस्ट्रक्शन, और अगर रिकंस्ट्रक्ट करें, मुझे महसूस होता है जैसा कि मैं पहाड़ी नदी या चश्मे में घुलती हुई या तहलील होती हुई नमक की एक कलम हूं। तो अब ये पूरा उर्दू का टारगेट लैंग्वेज में, उर्दू में हमने इसको प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट किया, और हमने ये जो फ्रेजल वर्ब था इसका भी ध्यान रखा, और कौन सा सेगमेंट किस तरह से बेहतर प्लेस हो सकता है उर्दू का जुमला बनाने के लिए, उसका भी हमने ध्यान रखा। और इसकी दूसरी मिसाल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, बजाय इसके कि वो पूरी रफ्तार से भाग जाता, इन टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, ये 1 हो गया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, एज ही हैड होप, ये 2 हो गया। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का पुश्त के बल, राह ऑन द साइडवॉक, राहदारी में गिरा, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगे ऊपर उठ गई। तो ये क्या कहते हैं, 3 4 और ये 5।
तो ये बड़ा रिलेटिवली तरतीब से ही हमने इसको किया है, और इसी तरतीब से जो अंग्रेजी की है उसी तरतीब से उर्दू का भी जुमला बेहतर कंस्ट्रक्ट हो गया। सिर्फ हमने यहाँ पे इस मुहावरे का जो है वो ख्याल रखा, और इसको की ट्रांसलेशन में हमने सिर्फ जो है वो उड़ाया नहीं है बच्चे को, बल्कि रफ्तार से भागने की तरफ लेके गए हैं। सो लिहाजा ये हमने पूरे अंदाज से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि ट्रांसलेशन के लेक्चर के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, हम जुमले को डीकंस्ट्रक्ट होता हुआ और उसकी जो जुमले के छोटे सेगमेंट्स हैं, वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग को नोट डाउन करते हुए खास तौर पे, और सिनोनिम्स वगैरह को भी लिखते हुए, और फिर जुमले को वापस रिकंस्ट्रक्ट होता हुआ देखते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन को ज्यादा बेहतर तौर पे इस तरह से मैनेज करने के लिए कि बाद में भी हम उसे रिकॉल कर लें, तो हम जुमलों की 1 2 3 की लेबलिंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज लेक्चर फेज। तो ये लेक्चर फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सेंट्रल और मेजर पार्ट है, क्योंकि जो आपने अननोन की तरफ जाने की बुनियाद रखी थी प्री लेक्चर में, अब वो अननोन नहीं रहा, वो भी नोन हो गया है। अब अगला जो है वो नोन की तरफ आ जाने के बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा काम ये है कि हम उसको कंसोलिडेट करें, और उस तरह से कंसोलिडेट करें कि ये चीज हमारे लिए एक स्किल बन जाए, एक महारत बन जाए, रादर देन मेमोराइजेशन या रादर देन रट्टा बने। सो अब हम ये जो जुमला है, उस जो सारी चीज हमने सीखी है उसको स्किल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मरहला है, इसमें स्टूडेंट असल में ये देखना है कि स्टूडेंट जो है वो इसको रट्टे की तरफ लेके जाता है सारी चीज को, या वो इसको स्किल की तरफ जो है वो लेके जाता है। इस मरहले में ये ज्यादा मुनासिब तौर पे तय होता है। सो अब पोस्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लेक्चर लेने के बाद आप घर जाके उस लेसन को किस तरह से रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे और री एम्फसाइज करेंगे, ताकि सारी चीज जो आपने सीखी है वो कंसोलिडेट हो जाए। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस ज़िम्मन में, अगर आप वाकई इसे स्किल बनाना चाहते हैं, वो ये है कि सारी टेक्स्ट को खुद से ट्रांसलेट करें। हेल्पिंग बुक को बेशक कहीं छुपा दें, हेल्पिंग बुक को कंसल्ट किए बगैर आपने एक दफा सारी टेक्स्ट को खुद से ट्रांसलेट करना है। अब तक आपने प्री लेक्चर फेज में लेसन की अंडरस्टैंडिंग ले चुके हुए हैं, आप अनसर्टेनिटीज को मार्क करके लेक्चर फेज में उन अनसर्टेनिटीज का आंसर देख चुके हुए हैं, तमाम मुश्किल लफ्जों के मानी आप लिख चुके हैं, तहरीर कर चुके हैं, और जो सेंटेंसेस को डीकंस्ट्रक्ट होते हुए देख के, ब्रेक डाउन होते हुए देख के, फिर रिकंस्ट्रक्ट होता हुआ भी देख चुके हैं। अब आप में यकीनी तौर पे ये सलाहियत आ जाएगी कि आप उसको खुद से ट्रांसलेट करें। अब ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पुश है या एक बच्चों की एक्सेसिव डिपेंडेंस है हेल्पिंग बुक्स पे, जो ओवर द इयर्स उन्होंने डेवलप कर ली होती है कि वो फिर हेल्पिंग बुक से ही रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ट्रांसलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उनका स्किल बन जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करता चलूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्पिंग बुक आप कंसल्ट आप बिल्कुल नहीं करनी। हेल्पिंग बुक का मतलब है हेल्पिंग बुक, वो आपकी हेल्प करेगी। हेल्प करनी है उसने टेक्स्ट बुक की जगह नहीं लेनी, ये बस ज़हन में रखना है। वो जो आपके हिस्से का काम है वो आपने हेल्पिंग बुक पे नहीं डालना, वो आपने ही करना है। हेल्पिंग बुक सिर्फ जो है वो हेल्प का काम करेगी, वो कैसे करेगी वो अब आगे हम देखते हैं। सो दूसरा पॉइंट ये स्टूडेंट्स पोस्ट लेक्चर में ये है कि पॉइंट आउट द वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एज यू गो अलोंग दैट आर स्टिल प्रॉब्लमैटिक। आपने पहले अनसर्टेनिटीज पहले मरहले पे मार्क की, फिर लेक्चर में समझ ली। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज भूल गई है या अभी भी आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही है, आप उसको फिर एक दफा मार्क कर लेंगे। फिर उसको मार्क, सारी चीज को मार्क कर लेने के बाद ट्रांसलेट कर लिया, और इसी दौरान मार्क भी कर लिया, जो नहीं हो पा रहा उसे मार्क कर लिया। फिर अब आप क्या कहते हैं कि नाउ इज द टाइम कि अब आप हेल्पिंग बुक पे आए।
दिस इज द टाइम कि अब आप हेल्पिंग बुक पे आए, या जो आपने नोट्स लिखे हुए अलहदा से उनको कंसल्ट करें, या अब आपके पास जो हेल्पिंग बुक है उसको कंसल्ट करें। दिस इज द टाइम कि आप हेल्पिंग बुक को जो है वो कंसल्ट करेंगे। अब ये आपको प्रॉपर हेल्प भी करेगी और प्रॉपर आपको स्किल को इनहेंस करने के टूल के तौर पे यूज होगी। अदरवाइज जो है वो आपकी डिपेंडेंस जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। फिर डियर स्टूडेंट, इसी जो है वो फेज के चौथे मरहले में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग बुक को कंसल्ट करने के बाद फिर से एक दफा रिव्यू ऑल द पॉइंट्स इन द स्टेप 2 एंड रिवाइज द होल टेक्स्ट। यानी कि स्टेप 2 में हमारे क्या थे कि अगेन जो है वो हम हेल्पिंग बुक को कंसल्ट करने के बाद जिन लफ्जों को हमने अंडरलाइन कर लिया था, मार्क कर लिया था, उनको एक दफा फिर से अलहदा से पढ़ें, और क्या कहते हैं कि पढ़ लेने के बाद फिर दोबारा से सारी टेक्स्ट को एक दफा रिवाइज करें जो हमने स्टेप 1 में किया था। तो जब ये हो जाएगा, इस स्टेप तक आने तक आपकी जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी कि अब आपको दोबारा से हेल्पिंग बुक को पकड़ के रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको महज हेल्पिंग बुक के साथ हेल्प लेने के तौर पे उसको एक दफा इंग्लिश को पढ़ के उर्दू की ट्रांसलेशन को महज एक दफा उन पॉइंट्स पे कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी जहां पे आपको मसला हुआ। सारी टेक्स्ट को रट्टा लगाने की, उर्दू की टेक्स्ट को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आखिरी जो बात ये स्टूडेंट पोस्ट लेक्चर की वो ये है कि रिकॉल ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विद अ क्लोज बुक। और बुक को क्लोज करने के बाद एक दफा फिर जो इस मरहले में आपने जो वर्ड्स प्रॉब्लमेटिक अंडरलाइन किए थे उनको बंद करके, आंखें बंद, बुक भी बंद करके आंखें भी बंद करके एक दफा सिर्फ रिकॉल कर लें। वंस यू हैव डन दिस, द होल प्रोसेस इज कंप्लीट, things have been restored, things have been consolidated, re-emphasized। और अब ये प्रैक्टिस इमेजिन करें कि आप साल के 200 दिन करते हैं, साल के 150 दिन करते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये प्रैक्टिस 150 डेज करने के बाद आपकी ट्रांसलेशन का स्किल किस लेवल पे होगा। सो ये जो है वो क्या कहते हैं कि ट्रांसलेशन को सीखने का जो पर्पस है वो इन 1 बाय 1 स्टेप्स में से चलते हुए, गुजरते हुए ये आप जो है वो उसको पूरी तरह से समझ भी पाएंगे, और जब आप समझ के इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर आपको इसके बेनिफिट्स भी नजर आना शुरू होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बुनियादी बात सारी जो है कंप्लीट है, लेकिन अब आखिर में सिर्फ ट्रांसलेशन के हवाले से चंद जनरल पॉइंट्स, और खास तौर पे ये तो अभी तक हमने जो बात की है उसको तैयार करने के हवाले से की है, इसमें हम थोड़ा सा लिखने के हवाले से भी बात करेंगे कि जब आप लिखें तो क्या करें या क्या करने की जरूरत है आपको। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जनरल पॉइंट्स में ये है कि हाईलाइट स्पेशल एरियाज एंड आल्सो राइट नोट्स बिसाइड देम ऑन द बुक और ऑन स्टिकी नोट एज डिक्टेटेड बाय द टीचर। ये हमने पहले भी बात की है लेकिन हम इसको फिर से दोहरा रहे हैं कि खास पॉइंट्स जो टीचर के टेक्स्ट में खास चीजों, हो सकता है वो आपको ग्रामर के बारे में हिंट दें, हो सकता है वो आपको पंक्चुएशन के बारे में हिंट दें, हो सकता है कि टेस्ट की किसी टर्मिनोलॉजी का वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बताएं, हो सकता है वो आपको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी टर्मिनोलॉजी का जो है वो बैकग्राउंड बताएं। तो उनको आप खास तौर पे तहरीर कर लें, आप जो है वो स्टिकी नोट्स पे लिख लें, या टेक्स्ट पे अगर आप दर्ज कर सकते हैं तो आप टेक्स्ट पे जो है वो उसको दर्ज कर लें। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो कंसल्ट डिक्शनरी इफ और व्हेन नीडेड। दिस इज अल्टीमेट। आजकल तो ये कंसल्ट करना आसान भी है, वो इस तरह से कि आजकल तो डिजिटल डिक्शनरीज हैं, यू जस्ट नीड टू टाइप द वर्ड एंड जस्ट पुश समथिंग और जस्ट टच द स्क्रीन। तो आपका जो है मोबाइल स्क्रीन है या आपको क्लिक करने की कंप्यूटर पे जरूरत है तो आपको रेलिवेंट सारे सिनोनिम्स भी, मीनिंग्स भी, डिक्शनरी के तमाम उसकी डेफिनेशंस भी नजर आ जाएंगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि कभी कभी अगर आप चलें, वंस इन अ वीक ही अगर आप डिक्शनरी को खोल के 3-4 लफ्ज देखें तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे आपकी वोकैबुलरी में डेप्थ आएगी, ज्यादा डेप्थ जो है वो आएगी। और फिर डियर स्टूडेंट्स, ये मैं पहले भी बात कह चुका हूं, उसको फिर दोहरा रहा हूं कि ट्रांसलेशन सही वो है जो एक्यूरेट है, जो क्लियर है और जो फ्लुएंट है। ट्रांसलेशन डजंट मीन कि बहुत हैवी और भारे लफ्ज लिखने हैं। ये एक्यूरेट होनी चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सेंस वाज़े तौर पे क्लियर होनी चाहिए,
सोर्स लैंग्वेज की टारगेट लैंग्वेज में, और इसमें फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्रक्स है, ये सारी स्पिरिट है जो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को जो है वो कंट्रोल करती है। और फिर जो है चौथे मरहले में डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एज ए स्टूडेंट जब आप लिखते हैं नॉर्मल टेस्ट में या जब आप बोर्ड के एग्जाम में उसे तहरीर करेंगे ट्रांसलेशन को, तो फिर ये जरूरी है कि आप ट्रांसलेशन को लिख लेने के बाद, तहरीर कर लेने के बाद आप उसे रिव्यू करें और उसे रिवाइज करें, यानी कि उसकी एक्यूरेसी को देखें कि कहीं आपने किसी मुहावरे का गलत तर्जमा तो नहीं कर दिया, उसमें जुमलों के पार्ट्स को इस तरह से तो नहीं अरेंज कर दिया कि जुमला एक होल नजर ही नहीं आ रहा, एक पूरा जुमला मतलब ही नहीं बना रहा, उसकी कोहेरेंस, उसकी कनेक्टिविटी ही टूट गई है। बड़े जुमले के पार्ट्स को इस तरह तो नहीं प्लेस कर दिया आपने कि जो है वो जुमला मतलब ही नहीं उसका समझ में आ रहा उसकी टारगेट लैंग्वेज में। तो इसके लिए देखें। और कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस से मुराद ये है कि जो अंग्रेजी के वर्ड्स हैं वो हमारे कल्चर की अप्रोप्रिएटनेस के साथ, यानी कि हमारे कल्चर में जो अमूमी तौर पे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उन अल्फाज के मुताबिक ढले हुए हों, ना कि अंग्रेजी के एतबार से ही। फिर क्या कहते हैं कि प्रूफ रीड जरूरी है, आप वेरीफाई करें स्पेलिंग्स को, आप उसमें अगर कोई आपको टेंस के हवाले से भी गलती नजर आती है उसको भी देखें, और पंक्चुएशन जो है वो आप उसकी उसी तरह से ही करेंगे जिस अंदाज से इंग्लिश की टेक्स्ट में हुई होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जरूर ज़हन में रखिएगा कि इंग्लिश में जो इन्वर्टेड कॉमाज आप लिखते हैं वो आप 66 से शुरू करते हैं और 99 पे क्लोज करते हैं, लेकिन जब आप उर्दू में तहरीर करते हैं तो आप उसको इसी 99 से ही शुरू करते हैं और 99 पे ही आप जो है वो उसे क्लोज करते हैं। तो ये एक फर्क जो है वो ज़हन में रखिएगा। बाकी साइंस ऑफ पंक्चुएशन उसी तरह से जो है वो तहरीर किए जाएंगे जैसे कि वो इंग्लिश में होते हैं, वो बाकी सारे सेम हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल लेक्चर जो है वो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे तफसीलन डिस्कस की कि प्री लेक्चर में हमने क्या करना है, पोस्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, और ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो हमने क्या करना है, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को जहन नशीन करेंगे तो यकीन कीजिए कि विद इन अ मंथ, विद इन 15 डेज रादर, आपको बड़ा वाजे तौर पे अपनी ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में फर्क नजर आएगा। और एटलीस्ट ये जो बोझ है जहनी कि मुझे 15 के 15 लेसन्स की ट्रांसलेशन को रटा लगाना पड़ेगा, इस बोझ से आपकी यकीनी तौर पे जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।